नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूपीएससी स्टूडेंट में। हम अब करेंगे आज से टेस्ट सीरीज। हमारा ये पहला टेस्ट सीरीज होगा केजीएस आईएएस का, खान ग्लोबल स्टडीज़ का, और ये एशियंट हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर इसमें रहेगा। तो हम लोग इससे जो है ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जो इसका आंसर होगा एक्सप्लेन करके नहीं चलेंगे आपको, लेकिन आंसर बता देंगे कि ये वाला आंसर है। बाद में उसका हम वो सलूशन भेज देंगे, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड होगा उसी के अंदर इसको ख़त्म करना है, ना कि हम एक्सप्लेन करते जाएं तो फिर वो टाइम बढ़ जाएगा। थोड़ा बहुत बता देंगे कि ये क्यों हो रहा है, बस। ठीक है। तो हमारा पहला ही क्वेश्चन आ गया है, नौपाषाण से आया है, तो इसे आप प्रयास कीजिए करने का। नौपाषाण स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। स्थल दिया है, अद्वितीय पहलू दिया है, वर्तमान स्थान जहाँ पे उसके बारे में दिया है। नौ बजे तक ये क्लास रहेगा। लगभग 1 घंटा 45 मिनट। 15 मिनट हम छोड़ेंगे, इस वजह से 15 मिनट अपने आप को टाइम देंगे। मान लो एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे तो वहाँ पे जो है टाइम चाहिए होता है 15 मिनट एक्स्ट्रा, तो इस वजह से 15 मिनट हम ऐसा करेंगे, 15 मिनट पहले ही ख़त्म करेंगे। ठीक है। तो कह रहा है, पहला हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन में कह रहा है, महागढ़ चावल की खेती के लिए शुरुआती साक्ष्यों में से एक है, महाराष्ट्र में मिलता है, जबकि ये गलत है। महाराष्ट्र में नहीं, ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में है ना महागढ़। और यहाँ जो है भारत में चावल की खेती के सबसे पुराने साक्ष्य यहीं पे मिले हैं। बेलन घाटी के पास स्थित एक नौपाषाण काल स्थल है। इसके अलावा बुर्जहोम जो दूसरा दिया गया है, लोगों ने जो है गर्तवास बना है, जम्मू और कश्मीर में है, तो ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जो तीसरा है, चिरांद तांबे के औजार का जो है काफ़ी उपयोग बिहार का बताया जा रहा है। तो चिरांद जो है बिहार में नहीं, बिहार में है, लेकिन जो है ये तांबे के उपकरण के लिए है, ना कि वो जो है तांबे के औजारों का काफ़ी उपयोग, मतलब ना यहाँ पे तांबे के उपयोग, तांबे और औजार के बाद यहाँ पे ताम्रपाषाण काल है ना, उसके लिए संबंधित नहीं। इससे इसमें यहाँ पे जो है चिरांद में अस्थि और सींग से बने औजार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा इस हिसाब से कौन कौन सा सही होगा हम उसको लगाते चलेंगे। तो पहला ये सही है, दूसरा ये क्या नाम है, कान के स्वर्ण आभूषण मिले हैं कर्नाटक में, ये सही है ना। तो ये दोनों सही हैं, बाकी गलत। तो इस हिसाब से पहला और चौथा सही है, तो केवल हमारे इसमें से 2 सही हैं। ठीक, बी आंसर होगा। इसके बाद हमारा तीसरा भी यहीं बगल में है, तो देख ही लेते हैं ये भी क्वेश्चन। कह रहा है कि जोरवेद संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह एक ताम्रपाषाण संस्कृत है। दूसरा कह रहा है बालाथल, गिलुंड, ओझियाना और जो है पचमता इस संस्कृत के महत्वपूर्ण स्थल हैं। इसके अलावा तीसरा कहा जा रहा है इसमें यह मुख्यतः एक ग्रामीण बस्ती थी। कह रहा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर जो है सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल 1 और 3। इसके अलावा बी कह रहा है केवल 3, सी कह रहा है 1, 2 और 3, और डी कह रहा है कोई नहीं। तो इसमें से फटाफट करने का प्रयास कीजिए।
तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। देखिए, यह एक ताम्रपाषाण संस्कृति है, ये सही है। बालाथल, गिलुंज, ओजियन और पंचमाता इस संस्कृत के जो महत्वपूर्ण स्थल, तो ये जोरवे संस्कृत के नहीं है, है ना। ये जोरवे संस्कृत के नहीं हैं, बल्कि ये आहार बनास संस्कृत के स्थल हैं, तो ये गलत हो जाएगा। और हमारा इसके अलावा तीसरा है, यह मुख्यतः एक ग्रामीण बस्ती थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से हमारा कौन कौन सा सही हुआ, पहला और तीसरा, पहला तीसरा हमारा ए, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता स्थलों पर विचार कीजिए। नागेश्वर, धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल, उपरोक्त में से कितने तटीय स्थल हैं। फटाफट करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें देखो, जो नागेश्वर है, ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक जो है स्थल है। यहाँ वर्तमान में जो है वर्तमान में ना, यह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। यह अपने जो है विशिष्ट सीप उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ एक जो है तटीय स्थल है ये, तो यहाँ पे चूड़ियाँ और अन्य कई आभूषण जैसे शिल्प कलाकृतियाँ यहाँ पे मिलती हैं, तो ये नागेश्वर सही है। इसके अलावा धौलावीरा स्थलबद्ध है, ये तटीय नहीं है ना, तो ये गलत होगा। सुरकोटदा भी नहीं है, सुरकोटदा भी जो है तटीय स्थल नहीं है, बल्कि भारत के जो है गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित एक अंतरदेशीय सिंधु घाटी सभ्यता की बस्ती थी यहाँ पे सुरकोटदा में। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक तटीय और जो है बंदरगाह शहर रहा है, क्योंकि लोथल से व्यापार करने का साक्ष्य भी मिलता है। तो इस वजह से पहला और चौथा सही है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा केवल 2, ठीक, केवल 2 सही है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, है ना। कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक रहा, उन्होंने एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया जिसमें आधुनिक बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर पश्चिम भारत और दक्कन के क्षेत्र शामिल हैं। तो ये कथन बिल्कुल सही है। तभी तो वो फिर दूसरा कथन है, वे स्पष्ट रूप से एक निरंकुश शासक थे जिन्होंने जो है सभी शक्तियाँ अपने हाथ में केंद्रित कर ली। तो मौर्य साम्राज्य में जो है केंद्रीय जो शक्तियाँ होती थी वो केंद्र के पास होती थी, तो ये भी सही है। उनका प्रशासन एक विशाल अस्थायी सेना द्वारा संचालित होता था, तो ये भी बिल्कुल ही सही है। तो हमारा तीनों ही सही है। तो इसमें हम जो मारेंगे ऑप्शन कथन दूसरा और कथन तीसरा दोनों सही हैं, और कथन दोनों कथन एक की जो है व्याख्या करते हैं, तो बिल्कुल सही हमारा ये सही हो जाएगा, इसमें दूसरे का है। इसके अलावा 5वां क्वेश्चन है, देख लीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। महत्वपूर्ण स्थल दिया है, पुरातात्विक निष्कर्ष दिया है। महत्वपूर्ण स्थल है, पुरातात्विक निष्कर्ष है।
महत्वपूर्ण स्थल में पहला कह रहा है हड़प्पा, वो कह रहा है पुरातात्विक निष्कर्ष में 6 नगारों की 2 पंक्तियाँ, तो बिल्कुल सही है ये, है ना, कि हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है जिसमें वर्तमान पाकिस्तान में जो है ना रावी नदी की तट की तरफ स्थित है। और रावी नदी के किनारे एक जो है ऐसा ढांचा मिलता है जिसमें जो है एक विशाल चबूतरा शामिल था, जो 6 अन्न भंडारों की जो है ना 2 पंक्तियों के आधार पर बांटा गया था। अन्न प्राप्त जो वस्तुएं उसमें लिंग और योनि का पत्थर का प्रतीक इस तरीके का, और मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली थी। लकड़ी ओखली में जो है गेहूँ और जौ, पीछे तांबे पासे मिले थे, तांबे मिले थे, तांबे का तराजू, दर्पण, ये बहुत सारी चीज़ें मिली थी, तो ये हड़प्पा वाला सही है। दूसरा करा मोहनजोदड़ो विशाल अन्नागार, तो बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट के पास स्थित है। यहाँ पे जो है अपनी किलेबंदी इसका हुआ उसमें होता था, जिसको सिटा डेल बोला जाता था। महान स्नानागार यहाँ पे था, ग्रेट बाथ उसको बोलते हैं। विशाल अन्नागार भंडार था यहाँ पे, तो ये भी सही है। तो हमारा हड़प्पा सही है, हमारा मोहनजोदड़ो सही। चंदहुदड़ो की बात कर रहा है, चंदहुदड़ो भूसी है ना, तो चंदहुदड़ो की बात कह रहा है। चंदहुदड़ो जो है चावल की भूसी और दुर्ग, तो चंदहुदड़ो चावल की भूसी और दुर्ग के लिए नहीं थी, ये गलत है ना। तो चंदहुदड़ो जिसे जो है भारत का लंकेशायर कहा जाता था, वर्तमान पाकिस्तान में स्थित था चंदहुदड़ो। और सिंधु घाटी का एकमात्र ऐसा मतलब नगर था जिसमें जो है किलाबंदी नहीं हुआ करता था। इसमें यहाँ जो है मनके बनाने की फैक्ट्री होती थी चंदहुदड़ो में, और लिपस्टिक का उद्योग भी यहाँ पे पाया जाता था। इस सभी साक्ष्य मिला है, तो चंदहुदड़ो वाला हमारा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और चौथा है लोथल। लोथल में अग्निवेदिकाएँ कहा जा रहा है, तो लोथल में अग्निवेदिकाएँ की जो वो है वो सही है। और जो 5वां ऑप्शन है धौलावीरा का बात कर रहा है, तो अद्वितीय जल संचय प्रणाली, तो ये भी बिल्कुल सही है। गुजरात धौलावीरा में जो है ना एक विशाल जलाशय है, अद्वितीय जल प्रबंधन प्रणाली यहाँ पे होता था। एक क्रिकेट स्टेडियम होता था, बांध और तटबंधों के लिए जाना जाता था, है ना, ठीक है। तो ये हमारा सही हो गया, लोथल और धौलावीरा। तो इसमें से हमारे 4 युग्म सही होते हैं, है ना, तो केवल 4 सही हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 6वां और सामने 9वां भी है, दोनों देख लेना। 6वां क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की जो है मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है इंद्र, सोम और अग्नि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरा कह रहा है सिंधु घाटी के लोग पीपल के पेड़ और जानवरों को पवित्र मानते थे। इसके अलावा जो तीसरा कह रहा है सिंधु घाटी के लोग मृत्यु के बाद जो है जीवन में विश्वास करते थे। प्लीज़ सही कथन को जो है चूज करना है, तो करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की मान्यताओं और प्रथाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इंद्र, सोम और अग्नि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, तो ये गलत है क्योंकि ऋग वैदिक काल में ये देवता थे, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन में नहीं। यही बात वो फंसाने वाला कह रहा है, तो इसी ट्रैप में फंसाना चाहता था। तो इंद्र, सोम और अग्नि की जो पूजा ऋग वैदिक परंपरा से संबंधित है, ना कि सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी के जो पुरातात्विक निष्कर्ष इसमें मातृ देवी की मूर्ति के प्रति श्रद्धा और एक पुरुष देवता की जो पूजा का संकेत मिलता है इसमें, जिससे जो है कभी कभी प्रोटोशिव से भी जोड़ा जाता है, तो उनकी पूजा होती थी, ना कि जो है इंद्र, सोम और अग्नि की, इनका जो है ऋग वैदिक काल में। और दूसरा जो ऑप्शन कह रहा है सिंधु घाटी के लोग पीपल के पेड़ और जानवरों को पवित्र मानते थे, बिल्कुल सही है।
और तीसरा जो कह रहा है सिंधु घाटी के लोग मृत्यु के बाद जीवन में विश्वास करते थे। हाँ, करते थे, क्योंकि कुछ हड़प्पा जो कब्र है ना, उसमें मिट्टी के बर्तन आभूषण पाए गए हैं, जो मतलब विश्वास को दर्शाते हैं कि इन्हें जो है परलोक में उसका उपयोग कर सकते हैं। आज भी ऐसा मतलब चलता है। ठीक है, आज भी लोग जब कोई व्यक्ति मर जाता है उसका चश्मा, लाठी, डंडा और सारा कुछ उसको दे देते हैं जब वो, है ना। तो ये गलत है। ये बाकी दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरा तीसरा बी में है, तो बी वाला हमारा आंसर सही है। 9वां क्वेश्चन है, कह रहा है ऋग्वेद में जो है, ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को नदी तट कहा गया है। और दूसरा कह रहा है ऋग्वेद में 10 पुस्तकें या मंडल हैं, जिसमें एक मंडल एक और जो है ना फर्स्ट और सबसे पुराना, जबकि दूसरा और 7वां मंडल नया है ना। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो ऋग्वेद में जो है सरस्वती नदी को ना नदी तमा माती तमा कहा गया है, तो पहला वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है। ठीक, रही बात दूसरे का, तो ऋग्वेद में जो है 10 पुस्तकें या मंडल हैं, जिसमें ये कह रहा है कि पहला और 9वां 10वां सबसे पुराने, जबकि ये दूसरा और 7वां मंडल नया है। तो ऐसा बिल्कुल भी गलत है ना, ऐसा सही नहीं है। ऋग्वेद के जो मंडल है उसमें दूसरा और 7वां सबसे प्राचीन पारिवारिक मंडल माने जाते हैं, जबकि जो मंडल पहला है और 8वां है और 9वां है और 10वां है ना, ये जो है संहिता के बाद जोड़ा गया माना जाता है। इसको विशेष रूप से जो है मंडल जो 9 है सोम सूक्त का एक संग्रह है, और मंडल जो 10 है में जो है ना बाद के जो है सूक्त जैसे पुरुष सूक्त इत्यादि इसमें जो है जोड़े गए हैं। तो ये जो है हमारा गलत हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा केवल एक सही है। ठीक है, हमारा 7वां क्वेश्चन है, तीसरे शताब्दी कह रहा है ना, आप करने का प्रयास कीजिए। कह रहा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया ग्रंथों के संदर्भ में जिसमें जो है व्यापार संबंधों का उल्लेख है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्राचीन व्यापारिक क्षेत्र बताया है और वर्तमान स्थान बताया है। पहला कह रहा है मेलुहा सिंधु क्षेत्र, मगन ओमान में, दिलमुन फारस की खाड़ी में जो बहरीन, आजकल बहरीन में देखो युद्ध चल रहा है फारस की खाड़ी में, होर्मुज, है ना। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमिलित, सही आपको छांटना है। यहाँ बिल्कुल देखा करिए कि सही पूछ रहा है गलत पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप होता है, फंस जाएंगे आप, तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। कभी कभी गलत वहाँ लिख देता है, कौन सा युग्म सही नहीं है। चलिए देख लेते हैं। कह रहा तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में मेसोपोटामिया ग्रंथों के संदर्भ में जिसमें जो है व्यापार संबंधों का उल्लेख है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, है ना। तो कह रहा है प्राचीन व्यापारिक क्षेत्र और वर्तमान स्थान, जो उस दोनों के बारे में कह रहा है। मेलुहा जो है, मेलुहा के बारे में मैं बता देता हूँ। तो सिंधु क्षेत्र में, तो बिल्कुल सही है। इसमें तीसरी जो शताब्दी ईसा पूर्व में जो मेसोपोटामिया ग्रंथों में ना 3 महत्वपूर्ण क्षेत्र के साथ जो है व्यापार का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया प्राचीन मेसोपोटामिया के जो है ग्रंथों में पाया जाने वाला मेलुहा नामक जो है ना, मेलुहा नाम का जो सिंधु घाटी सभ्यता, वहाँ पे इसका वो हुआ, और जिसे जो है हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता था। इसको दर्शाया जाता था, जो मतलब कार्नेलियन और लापिस लाजुली, तांबा, सोना और जो है विभिन्न प्रकार की जो है लकड़ियाँ जैसे संसाधनों से समृद्ध क्षेत्र था ये। यहाँ पे जिनका जो है ना मेसोपोटामिया के साथ
व्यापार वगैरह होता था, तो इससे संबंधित होता था, है ना। तो ये हमारा जो पहला है ये बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो मगन है, मगन के बारे में कहा जा रहा है, तो मगन वाला जो ऑप्शन है ये भी बिल्कुल सही है। मगन जो है ना प्राचीन जो है, ये प्राचीन मगन की जो है पहचान जो है आधुनिक ओमान में की जाती है। यहाँ पे जो है तांबे के स्रोत के रूप में जाना जाता है, जिसकी जो है पुष्टि ओमानी तांबे और जो है हड़प्पा कलाकृति के जो है रासायनिक विश्लेषण से होती है, जिसमें जो है निकेल के भी अंश इसमें पाए जाते हैं। तो ये भी सही है। मगन वाला इलाका जो है, बेसिकली मैंने बताया था आपको, हमारा एक वीडियो इसका आ चुका है यूट्यूब पे देखना, तो उसमें लगभग 9 ही क्वेश्चन करवाए थे, तो हमने जो है दिखाया था जहाँ पे आजकल युद्ध चल रहा है वहीं पे ओमान है, ओमान में किनारे में ही है फारस के खाड़ी की तरफ मगन। इसके अलावा जो तीसरा कह रहा है दिलमुन, तो दिलमुन वाला भी सही है, क्योंकि ये बहरीन जो फारस की खाड़ी है बहरीन की तरफ जो है ये है, और यह मेसोपोटामिया और सिंधु के बीच जो है एक मध्यस्थ व्यापारिक केंद्र के रूप में कार्य करता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारा जो ईरान है और जो भारत का बहुत ही पुराना संबंध रहा है ना, तो मेसोपोटामिया का सभ्यता उसी के किनारे बिल्कुल सब फैला हुआ था। ओमान, बहरीन, है ना, ईरान, तो सारा चीज़ वहाँ पे फैला हुआ। तो इस वजह से हमारा ये भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन सही है, तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि तीनों ही सही है, तो तीनों का ये डी सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा यही 10वां क्वेश्चन है, 10वां भी देख लो, उसके बाद हम 8वां देखेंगे। दसवां में कह रहा है वैदिक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है 118 मुख्य उपनिषद ब्राह्मण वेदों से जुड़ी गद्य टीकाएँ हैं, आरण्यक रहस्यवाद और दर्शन से संबंधित तथा बलिदान का विरोध करते हैं। इसके अलावा जो चौथा उसमें कह रहा है पुराण सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है। पाँचवा है वेदांग वेदों को समझने के लिए आवश्यक 6 विषय हैं। नीचे दिए गए कोड का जो है प्रयोग, अगर आपको ये एशियंट हिस्ट्री पढ़ना है तो आप जा कर के यूट्यूब में ही हमने जो है एशियन हिस्ट्री का पूरा 0 से लेकर के पूरा पढ़ाया हुआ है मध्यकालीन तक। तो ये सारा कुछ है उसमें बताया है वैदिक के बारे में सब बहुत ही डिटेल से, इतना डिटेल से कि आप अगर पोस्ट करके रोक के लिख दें तो इसको आपको 1 डे एग्ज़ाम प्लस IAS PC सारे एग्ज़ाम में फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए हम 10वां देख ही लेते हैं। तो वैदिक साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया गया है। 118 मुख्य उपनिषद है ना, तो बिल्कुल गलत है, 118 नहीं 108 हैं। इसके अलावा दूसरा कह रहा है कि ब्राह्मण वेदों से जुड़ी गद्य टीकाएँ हैं, तो ब्राह्मण वेदों से जुड़ी गद्य टीकाएँ हैं, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा कह रहा है तीसरा आरण्यक रहस्यवाद और दर्शन से संबंधित हैं तथा बलिदान का विरोध करते हैं, है ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। और चौथा ऑप्शन जो कह रहा है पुराण सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य है, तो ये बिल्कुल गलत है। पुराण सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य नहीं है। सबसे प्राचीन जो वैदिक साहित्य है वो ऋग्वेद है। पुराण की रचना बहुत बाद में हुई है, लगभग जो है 4ठी से 6ठी ईसा पूर्व में हुई है। कुल जो है 18 प्रमुख पुराण हैं, है ना। इसके अलावा वेदांग का बात कहा जा रहा है, तो वेदांग को हम देखेंगे, है ना, तो वेदांग जो है ये बिल्कुल सही है। जो है वेदों के अंग को ही वेदांग कहा जाता है। 6 सहायक विज्ञान जैसे जो है ध्वनि विज्ञान, व्याकरण, खगोल विज्ञान है, जो मतलब वेदों के सही उच्चारण और समझ को बढ़ावा देते हैं, तो हमारा ये भी सही है। ठीक, तो हमारा ये गलत है, ये सही, ये गलत, ये सही, ये सही, ये गलत, है ना। तो हमारा दूसरा, तीसरा, पाँचवा सही है। दूसरा, तीसरा, पाँचवा, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा बी। ठीक, अब हम देखेंगे यहाँ पे 8वां क्वेश्चन, फिर उसके बाद 11वां क्वेश्चन। 8वां देख लेते हैं।
कह रहा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, है ना, लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा पहला कह रहा है वे मुख्य रूप से जो है गेहूँ, जौ, सरसों, गन्ना उगाते थे। और दूसरा कह रहा है उनके द्वारा काज से ढलाई की कला का व्यापक पैमाने पर जो है अभ्यास किया जाता था। तीसरा कह रहा है इस समय के मोहरों में आमतौर पर बैल, हाथी, बाघ, शेर और बकरी सहित विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र अंकित होते थे। उपयुक्त कथनों में से कितने सही है? केवल एक, केवल दो, केवल सभी तीन और कोई भी नहीं। प्लीज़ जल्दी से करने का प्रयास कीजिए, 1 मिनट का टाइम है। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो लोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कह रहा है वे मुख्य रूप से गेहूं और सरसों और गन्ना उगाते थे। बिल्कुल गलत है ना, एक आधी 2 चीज़ें इसमें सही लिखी, बिल्कुल गलत है ये। सिंधु घाटी के जो लोग होते थे वो गेहूँ, जौ, राई, मटर ये सारी चीज़ें उत्पादन करते थे। वे तिल, सरसों का भी उत्पादन करते थे। सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से जो है गन्ने का उत्पादन नहीं करते थे, जो गन्ना होता है ना, तो बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो दूसरा कह रहा है उसके द्वारा कांच से ढलाई की कला का जो है व्यापक पैमाने पर अभ्यास किया जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। ये सारी चीज़ें वो करते थे, कांच से ढलाई वगैरह, है ना। इसके अलावा ये सही है हमारा दूसरा। तीसरा कह रहा है इस समय की मोहरों पे आमतौर पर बैल, हाथी, है ना, बाघ, शेर और बकरी, इन सारी जानवरों के, तो इसमें जो है ना ये गलत है ये, क्योंकि इस समय जो मोहरों पे आमतौर पर बैल, हाथी, बाघ और बकरी सहित विभिन्न प्रकार के जानवरों के चित्र मिलते हैं। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो मोहर है ना उसमें शेर नहीं पाया जाता, इन्होंने एक और जानवर ऐड करके बता दिया है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा बस केवल 2 सही है, केवल मतलब 1 सही होगा, एक ही आंसर सही है, तो केवल ए, ठीक। 11वें नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है वैदिक काल के जो है सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है इस समय पुरोहित और ब्राह्मण को दिए जाने वाले उपहारों में भूमि अनुदान प्रमुख था, है ना, भूमि अनुदान, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कह रहा है अधिकांश आबादी शहरी बस्तियों में रहती थी, है ना, ये भी हो गया 2। तीसरा कह रहा है ऋग्वैदिक काल में काले और लाल और चित्रित मृदभांड का जो है उपयोग व्यापक था। चौथा कह रहा महिलाओं को सभा में भाग लेने की अनुमति थी और वे अपने पतियों के साथ बलि भी दे सकती थीं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3, सभी 4। तो कितने सही है प्लीज़ करने का प्रयास कीजिए। तो ऋग्वैदिक काल में हम इसको चलते हैं बढ़ते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो ऋग्वैदिक काल में सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इस समय पुरोहित और ब्राह्मणों को दिए जाने वाले उपहारों में भूमि अनुदान प्रमुख था। तो ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं था, क्योंकि जो है भूमि अनुदान जो है उत्तर वैदिक काल में आम हुआ। प्रारंभिक में ऋग्वैदिक काल में ये सारी चीज़ें नहीं थी। ऋग्वैदिक काल में उपहार आमतौर पर मवेशी के रूप में दिया जाता, जो पालतू जानवर होते थे उनको दिया जाता था। अधिकांश आबादी शहरी बस्तियों में रहती थी, तो ये भी गलत है, क्योंकि ऋग्वैदिक लोग जो है मुख्यतः पशुपालक और जो है ग्रामीण थे, जो मतलब गांव या आदिवासी बस्तियों में रहते थे।
उस समय जो है तक शहरी जीवन विकसित नहीं हुआ करता था, तो कहाँ से शहर में रहते। इसके अलावा तीसरा जो कह रहा है, ऋग्वैदिक काल में काले और लाल और चित्रित निर्माण का जो है व्यापक था, तो बिल्कुल सही है, ये चीज़ें वो यूज करते थे। इसका नाम जो चौथा कह रहा है, महिलाओं को सभा में भाग लेने की अनुमति थी और वे अपने पतियों के साथ बलि भी दे सकती थी, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बलि जो होता था एक प्रकार का कर होता था, जो मतलब स्वयं मतलब कोई मतलब वो ऐसा टैक्सेशन नहीं था कि आपको टैक्स देना ही देना है, वो मतलब स्व करता है ना। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को अपेक्षाकृत तो जो है उच्च दर्जा प्राप्त था उनको, और उन्हें जो अपने पतियों के साथ सभा में भाग लेने और बलि देने की पूरी अनुमति थी, है ना। ये आप हमारे एशियंट हिस्ट्री जो हमने पढ़ा है उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, और दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, और जो तीसरा ऑप्शन है ये सही हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस हिसाब से हमारा केवल 2 सही होगा, तो बी, ठीक है। अब देखिए ये 12वां नंबर क्वेश्चन है, 12वां और 15वां आपके सामने है, दोनों क्वेश्चन आप करने का प्रयास कीजिए। 12वां नंबर मैं पढ़ देता हूँ। तो कह रहा है, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, इस काल में जनजातीय समूहों के बीच युद्ध मुख्यतः गायों के लिए लड़े जाते थे। दूसरा कह रहा है, राजा के पास एक अस्थायी सेना होती थी। तीसरा कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हुई। और इसके अलावा कह रहा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो केवल 1, बी कह रहा है केवल 3, सी कह रहा है केवल 2, डी कह रहा है 1, 2 और 3। कौन सा सही है, सही देखना है ना कि गलत, ठीक करने का प्रयास कीजिए। हाँ, तो चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में पूछा जा रहा है, तो उत्तर वैदिक काल मार्क कर लीजिए। उत्तर वैदिक काल के बारे में पूछ रहा है ना, तो उत्तर वैदिक काल, तो कह रहा है कि संदर्भ में तो उत्तर वैदिक काल में इस काल में जनजातीय समूह के बीच युद्ध मुख्यतः गायों के लिए लड़े जाते थे। तो भैया ये गलत है ना। ये सब तो सिंधु घाटी सभ्यता से पहले जब आर्य आए थे तब हुआ करता था ऐसा। तो इस समय तो लोग भूमि के लिए लड़ाई लड़ा करते थे, है ना। ठीक, युद्ध अब गायों के लिए नहीं बल्कि जो है भूभाग के लिए लड़े जाते थे। प्रारंभिक वैदिक काल का जो है मुख्यतः पशुपालक समाज ना अब अधिक कृषि प्रधान हो गया है, तो अब वो कृषि करने लगा, तो भूभाग के लिए लड़ने लगा। सरदारों की शक्ति जो है आदिवासी किसानों की कीमत पर बढ़ती गई, और जो है वे अपने अधिकार को वैध बनाने और पुरोहितों को जो पुरस्कृत करते थे। तो अब जो है लड़ाई भूभाग के लिए होने लगी। राजा के पास एक अस्थाई सेना होती थी, तो जी नहीं, अस्थाई सेना नहीं होती थी। उत्तर वैदिक काल में भी जो है राजा के पास कोई अस्थाई सेना नहीं होती थी। युद्ध के लिए के समय ना वो जनजाति इकाइयाँ टुकड़ियाँ एकत्रित की जाती थी, जो होते थे वो सब मिलके युद्ध लड़ते थे। तो ये भी जो है ये गलत है। दूसरा कह, उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति कमज़ोर हुई, तो ये बिल्कुल सही है। महिलाओं की स्थिति बहुत ही कमज़ोर हुई, तो कभी हुई तो उत्तर वैदिक काल में हुई, है ना। तो अधिक वैदिक काल की तुलना में उत्तर वैदिक काल में जो है महिलाओं की स्थिति समानता खराब हो गई। अब उनकी शिक्षा, सार्वजनिक भागीदारी, संपत्ति के अधिकार और धार्मिक कर्तव्यों पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। और ये आगे चल के जैसे 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 आप आधुनिक भारत देखते हो तब भी तो उसमें भी महिलाओं की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई, है ना। तो महिलाओं की स्थिति खराब होती चली जाएगी,
यही था जब फर्स्ट टाइम ऋग्वैदिक काल के बाद खराब हुआ ज़्यादा। तो हम आगे इसमें देखेंगे। जबकि हड़प्पा सभ्यता वगैरह में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। तो हमारा तीसरा सही है, तो केवल बी है ना। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है, तो बी सही है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है 15 नंबर बताओ, निम्नलिखित जनपदों पर विचार कीजिए। मल्ल, साक्य, लिच्छवी, वज्जी उपयुक्त में से कितने गणतंत्र थे, है ना। गणतंत्र के बारे में पूछ लिया, फटाक से बताओ कितने। मतलब जैसे आज के समय में लोग राजा चुनते हैं, आज़ादी जैसा फील होता है उनको, उस समय मतलब कितने राज्य ऐसे थे, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। तो कह रहा है जैसे महाजनपद काल में ना अधिकांश जो राज्य होते थे वो वंशानुगत राज्यों द्वारा शासित एक जो है राजतांत्रिक प्रणाली के अधीन थे। हालांकि जो है कुछ जनपद जैसे गढ़ या संघ के रूप में जो गणतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई थी। मतलब राजा तो वहाँ पे मतलब वंशानुगत ही होगा, लेकिन वो गणतंत्र होते थे। मतलब जो जनता होती है वो ज़्यादा भागीदारी उनकी होती थी, वो जो वो भी प्रशासन में मतलब हिस्सा लेते थे। ऐसा गणराज्यों में जो सत्ता एक अकेले राजा के बजाय जो है मुखियाओं या जो है कुल जो प्रमुख उनके बीच साझा करके वो सत्ता चलाते थे। जिसमें जो कुछ महाजनपद जैसे अंग हो गया, और मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, कंबोज थे, ना। जिसमें जो है लिच्छवी, मल्ल, शाक, वज्जी कुछ महत्वपूर्ण गणराज्य थे। जिसमें लिच्छवी, मल्ल, शाक और जो वज्जी, ये चारों जो है गणतंत्र थे। तो इस वजह से हमारा जो आंसर हो जाएगा डी, ये सही। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है। हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर और 16 नंबर, दोनों ही करने का प्रयास कीजिए। थर्टीन नंबर में क्या कह रहा है, ऋग्वैदिक धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है प्रारंभिक वैदिक लोग जो है रुद्र की मूर्तियों की मंदिरों में पूजा करते थे। दूसरा कह रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। तीसरा कह रहा है अग्नि ऋग्वेद में जो है सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। केवल एक, केवल दो और तीन। डी कर रहा है 1, 2 और 3, है ना। करने का प्रयास कीजिए। चलिए देख लेते हैं। ऋग्वैदिक धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कह रहा है प्रारंभिक वैदिक लोग जो है ना रुद्र की मूर्तियों की मंदिरों में पूजा करते थे। तो ये गलत है ना। ऋग्वैदिक धर्म के बारे में पूछ रहा है, तो ये गलत है। कह रहा है कि जो है ऋग्वेद में प्राकृतिक बहुदेववाद की जो है ना प्रारंभ में जो है पूजा करने का संकेत मिलता है, जहाँ पे वायु है ना, वर्षा, अग्नि और जो है जल जैसे जो प्राकृतिक शक्तियाँ उनकी पूजा होती थी, ना कि जो है रुद्र वगैरह का, है ना। तो पहला ये ऑप्शन हमारा ये गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है और इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी। तो ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है अग्नि ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, है ना। तो जी नहीं, ऋग्वेद में जो है ना
अग्नि नहीं, ऋग्वेद में इंद्र सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक, तो ये भी गलत हो गया, तो केवल 2 सही है, तो बी आंसर होगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है 16वां नंबर है, तो करने का प्रयास कीजिए। 16वां नंबर, 16वां नंबर कह रहा है महाजनपदों के संदर्भ में निम्नलिखित जानकारी पर विचार कीजिए। महाजनपद दिया है, राजधानी दिया है, आधुनिक स्थान दिया है। महाजनपद में अंग की राजधानी चंपा, चेदी का पैठड़, सुरसेन का ऐच्छन, है ना। और आधुनिक स्थान दिया है अंग का चंपा राजधानी, और आधुनिक स्थान मुंगेर या भागलपुर जो बिहार में है। चेदी का करा पैठड़ जो बुंदेलखंड या मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। सुरसेन करा ऐच्छन जो बरेली और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। उपरोक्त पंक्तियों में से कितने पंक्ति दी गई जानकारी को सही सम्मिलित करते हैं? सही पूछ रहा है। केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। अंग की राजधानी चंपा, तो चलिए देख लेते हैं। अंग की जो राजधानी चंपा का रहा मुंगेर भागलपुर, बिल्कुल सही है ना। और चेदी पैठड़ जो बुंदेलखंड मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का रहा है, तो पैठड़ गलत है। चेदी की राजधानी सुक्ति मती था, और ये जो है ना पैठड़ जो है अस्माका की राजधानी थी। चेदी महाजनपद जो है वर्तमान में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ था। और दूसरा कह रहा है जो सुरसेन की राजधानी मथुरा थी, है ना। सुरसेन की राजधानी कहाँ थी? मथुरा थी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो केवल 1 सही है। ठीक, हम अगला देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन और 14 नंबर। तो पहले 14वां नंबर करके करो, उसके बाद 17वां नंबर। चौदहवां नंबर जल्दी करो, उसके बाद फिर हम देखेंगे 17वां नंबर। ठीक, कह रहा है वैदिक नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। उपरोक्त युग्मों में से कितने युग्म सही सम्मिलित है? वैदिक नाम दिया, आधुनिक नाम दिया। झेलम, पुरुषड़ी, व्यास, तीस्ता, रावी, बिपाशा, चिनाब, अस्कनी, सतलुज, शतद्री। अब देखो सप्त सैंधव क्षेत्र होता था, उसी को बोलते हैं ना। तो जो पुरुषड़ी है उसको रावी नदी को बोलते थे, तो पहला ही गलत हो गया। ठीक, अब व्यास को विशिष्टा नदी बोल रहा है ना। व्यास को बिपाशा बोला जाता था, तो ये गलत। ठीक, इसके अलावा रावी को बिपाशा बोल रहा है, तो रावी का नाम पुरुषड़ी पहले ही मैंने बताया आपको ना। रवि लिख दिया है। चिनाब को जो है अस्कनी, तो अस्कनी चिनाब को बोलते थे, और असिकनी बोलते थे, ये दोनों, है ना। तो ये सही है। सतलुज को सतुद्री। ठीक, तो 2 सही है। 5वां, चौथा और 5वां, तो इसमें से केवल 2 सही है, तो ए। ठीक,
अब 17 नंबर 17वां क्वेश्चन है। हर्यंक वंश के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंबिसार बुद्ध और महावीर के समकालीन थे, है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अजातशत्रु ने, ये बिल्कुल मैं सब पढ़ाया हूँ, सब 1 नंबर से पूरा इतने डिटेल में, बहुत ही डिटेल में जाकर के पूरा एशियन हिस्ट्री कवर किया हूँ। आप जाकर के देख सकते हो, पोस्ट करके लिख भी सकते हैं। बिंदुसार जो है बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। अजातशत्रु ने जो है वैशाली पर विजय प्राप्त कर उसे जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया। और उसके बाद तीसरा कह रहा है उदयन ने जो है मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। और जो है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। जल्दी से करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद हम आगे बताएंगे आप लोगों को। तो देख लेते हैं 17 नंबर। हर्यंक वंश के शासकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर बिंबिसार बुद्ध और महावीर के समकालीन थे, है ना। तो बिंबिसार जो है ये बिल्कुल सही है। और अजातशत्रु वैशाली पर जो है विजय प्राप्त कर उसे जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया, तो ये भी सही है ना। अजातशत्रु ने जो है 460 से 452 ईसा पूर्व में वो था, और आक्रामक विस्तारवादी नीति उसने अपनाई थी। और लिच्छवी के साथ जो है 16 वर्षों का उसने युद्ध किया। उसके पश्चात जो है वैशाली को मगध में सम्मिलित कर लिया था। इसके अलावा जो क्या नाम है उसका, वो कह रहा है कि उदयन ने मगध की नई राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की। ये भी बिल्कुल सही है। उदयन ने जो है 444 से 460 ईसा पूर्व में जो है मगध की जो है राजधानी राजगीर से पाटलिपुत्र, वर्तमान जो पटना है, स्थानांतरित किया, जो मतलब गंगा सोन नदी के संगम पर रणनीतिक रूप से जो है स्थित था। बाद में जो है साम्राज्यिक प्रशासन का केंद्र ही बना, और आज तक भी देखो पटना में जो है ना, वो है। तो ये इसमें जो है ना सारे ही सही हैं, तो सभी सही हैं, ठीक। अब 18वां नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। अठारहवां नंबर क्वेश्चन है, देखिए। कह रहे हैं महाजनपद युग में सामाजिक और भौतिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इस अवधि के दौरान मुख्यतः चांदी से बने आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के जिसको बोलते थे, व्यापक रूप से प्रचलन में थे। तो महाजनपद युग में कह रहा है। और दूसरा कह रहा है इस अवधि के दौरान उत्तरी काले पॉलिश मृदभांड प्रचलित थे। और तीसरा कह रहा है महाजनपदों का युग जो है भारत में शहरीकरण का दूसरा चरण था। और चौथा कह रहा है उत्तरापथ और दक्षिणापथ मगध महाजनपद की 2 प्रमुख प्रशासनिक इकाइयाँ थीं। है ना। इसके अलावा उपयुक्त में से कितने कथन सही है? केवल 1, केवल 2, केवल 3 सही है, या सभी 4 सही हैं? लगाना है। हो गया। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें
तो महाजनपद युग के जो सामाजिक और भौतिक जीवन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है इस अवधि के दौरान मुख्यतः चांदी से बने आहत सिक्के, पंचमार सिक्के व्यापक रूप से प्रचलन थे। बिल्कुल सही है ना। इस अवधि के दौरान उत्तरी काले पालिश मृदभांड प्रचलित थे। ये भी सही है। और महाजनपदों का युग भारत में शहरीकरण का दूसरा नाम था। तो हाँ, ये सही था, क्योंकि उदयन वगैरह सारे जो राजा थे सारे एक एक नगर बसाते चले जा रहे थे। उत्तर पथ और दक्षिणा पथ मगध महाजनपद के दो प्रमुख प्रशासनिक इकाइयाँ थी। तो इकाइयाँ थोड़ी थी। उत्तरा पथ मतलब रास्ता और दक्षिणा पथ मीन्स रास्ता, दोनों रास्ता थे, प्रमुख मार्ग थे, है ना। तो ये पटना की प्रशासनिक इकाइयाँ, तो ये गलत है। तो केवल जो है इसमें सी सही है, सभी केवल 3 सही हैं। इसके अलावा 20 नंबर क्वेश्चन है, ये करने का प्रयास कीजिए। कह रहा है हर्षवर्धन शासनकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार है। उसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित की। उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर अपना राज्य दक्षिण भारत तक विस्तारित किया। उसके अलावा तीसरा कह रहा है चीनी यात्री फाहियान ने उसके शासनकाल के दौरान दौरा किया। हर्षेड उसके जो है दरबारी कवि थे। उसे जो है गौड़ वंश के राजा शशांक के विरोध का सामना करना पड़ा। उसका प्रशासन काफ़ी हद तक सामंती और विकेंद्रीकृत था। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? प्लीज करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं। हर्षवर्धन शासन काल के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने अपनी राजधानी कन्नौज स्थानांतरित किया। तो सही है, ठीक है। उसने अपने राजधानी को स्थानांतरित किया था। कहाँ से स्थानांतरित किया था आप ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थानेसर से ना कन्नौज स्थानांतरित किया था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कह रहा है जो उसने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर अपना राज्य दक्षिणी भारत की तरफ विस्तार किया। तो नहीं किया भाई, उसने पुलकेशिन द्वितीय ने इन्हीं को हरा दिया। तो ये द्वारा नहीं किया था, ठीक, विस्तार गलत है ये। इसके अलावा तीसरा का चीनी यात्री फाहियान तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आया था और वेनसांग जो था वो इनके शासन काल में आया था। ये भी गलत है, ठीक। हर्षेड उनके दरबारी कवि थे? नहीं जी, बालभट्ट थे, बाणभट्ट जिनको बोलते हैं। तो ये भी गलत, ठीक। और उसने जो है गौड़ वंश के राजा शशांक के विरोध का सामना करना पड़ा। ये वाला कथन बताओ, ये वाला बताओ, है ना। तो बिल्कुल सही है, ठीक। उसका प्रशासन काफ़ी हद तक सामंती और विकेंद्रीकृत। हाँ, तो ये भी सही है, ठीक है। कितने? 1 2 3 सही है। तो केवल इसमें जो है आंसर सही हो जाएगा। केवल जो है ए, केवल 3 सही है, ठीक। अब 20 नंबर हो गया, 18 नंबर हो गया, 19 नंबर करके बताओ। 19 नंबर करो। प्राचीन भारत का संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। शब्द दे रहा है विवरण। शब्द कह रहा है बलि साधक कर संग्रहकर्ता को बोला जाता था। सता मना
व्यापारियों की गली होती थी। आयुक्त राज्य अधिकारी होता था, है ना। और वेसास पंचमार्क सिक्के का प्रचारक। कमिकास सीमा शुल्क अधिकारी। उपयुक्त में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? प्लीज केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। प्लीज करने का प्रयास कीजिए। 19 नंबर, उसके बाद 21 नंबर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। बलि साधक जो है ना, कर संग्रह करता। अभी मैंने आपको बताया था कि बलि जो है ना एक प्रकार का कर होता था। तो यहाँ तक आते आते ये जो है ना उसको अब ये स्वैच्छिक कर नहीं रह गया, अब इसको देना पड़ता था। तो ये संग्रहकर्ता जो होता तो उसको बोलते थे। सतामना व्यापारियों की गली होती थी? नहीं जी, ये व्यापारियों की गली नहीं थी, ये भारतीय सिक्के जो मुद्रा की इकाई होती थी उसको बोलते थे। ये गलत है। और आयुक्त राज्य अधिकारी, आयुक्त राज्य के अधिकारियों की एक श्रेणी थी जिनका उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है मौर्य काल में, है ना। तो ये सही है, ठीक। बेसास क्या कह रहा है? बेसास कह रहा है व्यापारी। तो बेसास जो है ना पंचमार्क सिक्के का प्रकार, ये गलत है। बेसास जो व्यापारियों की गली या स्थानीय जो क्षेत्र को कहा जाता था, इसने क्रम चेंज कर दिया है, ठीक, ये गलत। और कमिकास जो है सही है। कमिकास वे कर अधिकारी थे, उनको बोलते थे ना, जो सीमा शुल्क वगैरह लेते थे। तो 1, 2, 3 मतलब पहला, तीसरा और 5वां सही है। तो इसमें जो है केवल 3 सही है, 20 सही है, ठीक। अब 21 नंबर क्वेश्चन है, उसको करने का प्रयास कीजिए। 21 मौर्य काल के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? मौर्यों की राजधानी पाटलिपुत्र का प्रशासन 4 समितियों द्वारा संचालित किया जाता था। दूसरा कह रहा है सशस्त्र बलों का प्रशासन 6 समितियों में विभाजित था। तीसरा कह रहा है राज्य को खनन, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण आदि में एकाधिकार प्राप्त था। चौथा कह रहा है किसानों से वसूला जाने वाला कर उनकी उपज का 1/3 होता था। पांचवा कह रहा है जिन लोगों को राज्य द्वारा सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई थी उन्हें जो है इसके लिए भुगतान करना पड़ता था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है ना। तो प्लीज करने का प्रयास कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। मौर्य काल की जो राजधानी पाटलिपुत्र में प्रशासन के 4 समितियां होती थी। तो ये गलत है, 4 समितियां नहीं होती थी, कम से कम 5 से 6 समितियां होती थी, है ना। जिसमें जो 6 समितियों में बताया जाए 6 समितियों में एक समिति में लगभग 5-5 सदस्य होते थे। ये समितियाँ विभिन्न जो नागरिक जो कर्तव्य होते हैं उनको, जैसे स्वच्छता हो गया, जो विदेशी
आगंतुक हैं उनका जो प्रबंधन कैसे करना, उनको रहने का, जन्म और मृत्यु का अधिकार रखना, वजन और माप तौल करना, ये सारी चीज़ें देखा जाता था। इसके सशस्त्र बलों का जो प्रशासन 6 समितियों में विभाजित है, तो ये सही है। मगस्थनीज के अनुसार मौर्य सशस्त्र बलों का जो है प्रबंधन 30 अधिकारियों की एक ना बोर्ड द्वारा किया जाता था। 30 अधिकारी, उसमें जो 5-5 सदस्यों वाली 6 समिति में गठित होते थे। प्रत्येक समिति जो है ना सेना की एक विशिष्ट शाखा, जैसे पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, नौसेना और जो है परिवहन का प्रभारी, ये सारी चीज़ें इसमें हुआ करती थी, है ना। तो ये सही है। तो इसके अलावा जो हमारा अगला है कह रहा है तीसरा ऑप्शन, राज्यों को खनन, शराब की बिक्री, हथियारों के निर्माण आदि के लिए एकाधिकार प्राप्त था। ये तो गलत है ना, तो एकाधिकार प्राप्त नहीं था। कह रहा राज्य में जो है खनन, शराब बिक्री और हथियारों के उत्पादन जैसे जो है, हाँ हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है, हाँ तीसरा सही है। नहीं नहीं था ये, हाँ हाँ ये सही है। खनन, शराब बिक्री, हाँ सही है, ये सही था, ये था। अच्छा, उसका नाम चौथा करा है, किसानों से वसूला जाने वाला कर उसकी उपज का 1/3 होता था। किसानों से वसूला जाने वाला कर, है ना, तो ये गलत है। किसानों द्वारा जो है किसानों पर जो है ना जो राज्य द्वारा लगाया जाता था, आमतौर पर उसकी जो है किसी उपज की 1/4 से जो है ना 6ठे हिस्से के जो है बीच लिया जाता था, ठीक है। तो ये गलत है, 1/3 नहीं। इसके अलावा जो 5वां है कह रहा है ऑप्शन, जिन लोगों को राज्य द्वारा सिंचाई सुविधाएं प्रदान की गई थी उन्हें जो है इसके लिए भुगतान करना पड़ता था। तो ये सही है, ठीक है। इस हिसाब से मेरा 5वां कितना सही है, दूसरा तीसरा पाँचवां, दूसरा तीसरा पाँचवां, दूसरा तीसरा पाँचवां, तो बी सही होगा 21 का, ठीक। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखेंगे हम 22 नंबर, 22 नंबर और साथ में 25 नंबर भी देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अशोक के शिलालेखों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है अशोक नाम बृहद शिलालेखों की प्रतियों में आता है, लघु शिलालेखों में नहीं। दूसरा कह रहा है अशोक द्वारा अपनाई गई देवनामप्रिय या जो है देवताओं को प्रिय उपाधि अद्वितीय नहीं थी, बल्कि उसके पूर्वजों ने भी इसे अपनाया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना दो। तो चलो देख लेते हैं। तो पहला ऑप्शन गलत है। कह रहा अशोक का नाम बृहद शिलालेखों की प्रतियों में आता है, लघु शिलालेखों में नहीं। तो अशोक है ना, अशोक नाम जो है कर्नाटक के जो है 3 स्थानों और जो है मध्य प्रदेश के एक स्थान पर पाए गए लघु जो शिलालेख फर्स्ट है कि प्रतियों में जो है मिलता है ना, लघु में। और अशोक का नाम जो है उत्तर या उत्तर पश्चिम भारत में जो है किसी भी शिलालेख में नहीं मिलता है, ठीक। अशोक द्वारा अपनाई गई जो ये सही है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल 2, बी सही है। इसके अलावा हमारा जो 25वां है वो करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ।
तो देख लेते हैं इसमें निम्नलिखित युग्मों पर विचार किया। अशोक के स्तंभ शिलालेख विशेषताएं करें। प्रथम स्तंभ शिलालेख है ना, तो कह रहा प्रथम स्तंभ शिलालेख राजकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्धारण। तो ये जो है सामाजिक संहिता निर्धारित करता था, राजकों के कर्तव्य और जिम्मेदारियों का निर्धारण करता था। हाँ, चौथा शिलालेख, ठीक, तो ये गलत है पहला। चौथा स्तंभ आदेश जो पशु हत्या पर ये गलत है, ठीक, तो ये जो यहाँ पे लिखना चाहिए था इसको। पांचवा स्तंभ जो है ना ये सामाजिक के बारे में बात कर रहा है, तो ये भी गलत है, ठीक। छठा स्तंभ कर रहा है शिलालेख लोगों के कल्याण पर जोर, सही है, और ये सातवां सही है, ठीक। सातवां धम्म महात्मा, तो केवल जो है 2A सही है इसमें। अब 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 23। नंबर पहले देखिए। अशोक के शासन के बारे में शासनकाल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला करा अशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। दूसरा करा उसके शासनकाल के दौरान रजकों को आवश्यकता पड़ने पर लोगों को दंड देने का अधिकार दिया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। प्लीज करने का प्रयास कीजिए। और ये भी बताना कमेंट बॉक्स में, प्रथम बौद्ध संगीति किसने करवाई, द्वितीय किसने कराई और तृतीय किसने कराई, ठीक, चतुर्थ भी। चलिए बता देते हैं। तो कह रहा है कि अशोक ने द्वितीय बौद्ध संगीति कराई, तो गलत, काला अशोक ने करवाई थी। प्रथम जो है बिंबिसार ने, दूसरा काला अशोक ने, तीसरा जो है अशोक सम्राट ने तीसरा, और चौथा जो है कुषाणों ने करवाया था, है ना, कनिष्क ने। तो उसके शासनकाल कर रहा है के दौरान रजकों को आवश्यकता पड़ने पर लोगों को दंड देने का अधिकार था, तो ये सही है, ठीक है, तो केवल भी सही है। इसका नाम हम देखेंगे अगला 26 नंबर क्वेश्चन। मौर्य वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिंदुसार को अमित्रघात या अमित्रोचित उपाधियों से संदर्भित किया जाता है, सही है। सीरियाई राजदूत डेमाकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का दौरा किया। उपरोक्त कथन से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। बताओ जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बहुत इजी की क्वेश्चन है ये। और 26 नंबर तो चलिए देख लेते हैं। बिंदुसार को जो अमित्रघात और अमित्रोचेट उपाधियों से संदर्भित किया गया, ये बिल्कुल सही है। सीरियाई जो राजदूत डेमेकस ने जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नहीं भेजा था, बल्कि वो जो है ना इसके लड़के बिंदुसार के यहाँ भेजा था, ठीक, ये गलत है, तो पहला ही केवल एक सही होगा, ठीक। अच्छा, कथन सही नहीं है, देखना है ना। ये देखो मैं गच्चा खा गया, तो यहाँ पे सही नहीं है, तो सही नहीं है दूसरा,
तो ये मानना ठीक सही नहीं है। अब हम अगला देखेंगे, कौन सा, हाँ पहले 24 नंबर देखेंगे, उसके बाद 27 नंबर देखेंगे। कौन सा शिलालेख शिकारियों और मछुआरों के बीच अशोक की नीति को सफलता पर प्रकाश डालता है, जिन्होंने पशु हत्या को त्याग दिया और अस्थायी कृषि जीवन शैली को अपनाया? करा निगाली सागर शिलालेख, रुक्मीनदेही शिलालेख, सुन्नति शिलालेख, कांधार शिलालेख। 27वां का निम्नलिखित में से कौन सा कथन वंशत प्रकाशिनी का सही वर्णन करता है? विनय पिटक में मठवासी अनुशासन पर एक बौद्ध ग्रंथ, अभिधर्म पिटक में बौद्ध ध्यान तकनीकों पर एक ग्रंथ, चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा पर 10वीं शताब्दी की एक टिप्पणी, और डी कह रहा है अशोक के जीवन पर एक सांस्कृतिक टिप्पणी। दोनों करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें जो है होगा कांधार शिलालेख, और कह रहा है 27वां नंबर में, है ना, 27वां नंबर में करने का प्रयास कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक वंशत प्रकाशिनी का सही वर्णन करता है ना? एक सेकेंड, हाँ प्रकाशिनी का मतलब ये चाणक्य और चंद्रगुप्त की कथा था ना, ये 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था, इसमें टिप्पणी हुआ तो ये सी ही होना चाहिए। सी सही है इसमें। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है, देखने का प्रयास कीजिए। 31 नंबर दोनों ही करने का प्रयास कीजिए। आप लोग तो काफ़ी टैलेंटेड हैं। पहले 28 नंबर, उसके बाद 31 नंबर। लगभग 50 क्वेश्चन तक आज करेंगे, 50 क्वेश्चन कल करेंगे, क्योंकि अभी सोच रहे हैं 2 4 6 लेक्चर ना पूरा अभी इस तरीके से करेंगे। उसके बाद ना बस क्वेश्चन देंगे, आंसर बताएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एक्सप्लेन बाद में हम भेज दिया करेंगे। या तो एक्सप्लेन कर लेते हैं 15 अप्रैल तक, फिर 15 अप्रैल के बाद से जो करेंगे उसमें नहीं, 15 दिन अभी कर लेते हैं सब, थोड़ा सा वो भी हो जाएगा हम लोग को। तो 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बुद्ध और जैन ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। दीघ निकाय, महावंशा, दिव्यावादन, सुमन सुत्तन। तो इसमें जो है ना ये में से कोई जो सुमन सुत्तन है ये तो नहीं लग रहा है। विचार कीजिए, है ना। जो सुमन सुत्तम है ये जो है ना 1974 में संकलित एक मतलब पवित्र जैन ग्रंथ है, जिसका उद्देश्य सभी जो प्रमुख जैन संप्रदाय के लिए सार्वभौम, तो ये वहाँ से है। जबकि बौद्ध और जैन ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। इसमें कह रहा है
उपरोक्त में से कितने ग्रंथ मौर्यों और क्षत्रिय मौर्य वंश की शाखा से संबंधित है, उसको पूछ रहा है। जबकि ये आज़ादी के बाद का है तो इसको उसमें नहीं करेंगे। तो ये है, ये भी है, ये भी है, तो केवल 3 इसमें 28 का सी हुआ, है ना। 31 नंबर करने का प्रयास कीजिए। मौर्य प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित उपयोगों पर विचार कीजिए। कार्यकारी अधिकारी हैं कार्य समाहर्त्री कोषाध्यक्ष, सन्निधात्री, मुख्य राजस्व संग्रहता, अचपटल, अभिलेख लेखा परीक्षा अधिकारी, दैवारिक, महल के प्रचारकों का जो प्रमुख, और रूपदर्शक जो सिक्कों का निरीक्षक वगैरह करते थे उसको कह रहा है ये। उपयुक्त युग्म में से कितने युग्म सही सम्मिलित हैं? केवल 2, केवल 3, केवल 4, सभी 5। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं। तो पहला तो गलत है, ठीक। जो समाहर्त्री होता था वो जो है ना मुख्य राजस्व संग्रह करता बोलते थे उसको, और यहाँ वो आपने चेंज कर दिया है। तो उसका जो है सन्निधात्री होता था वो कोषाध्यक्ष होता था। ये यहाँ आएगा तब ये यहाँ आ जाएगा, इस वजह से ये भी गलत है, ठीक। और अच्छा पटल अभिलेख कर रहा है, ये सही है क्योंकि ये बिल्कुल सही है, ठीक। और दैवारिक आप लोग भी मेरा सहयोग करिए। दैवारिक के बारे में कह रहा है, तो दैवारिक का मतलब ही होता है जो द्वार का जो मतलब जो उनका घर का रख रखाव जो सारी चीज़ें करता था, व्यवस्था वगैरह करता था, है ना। जैसे राजा का सैनिक कौन सा लगेगा, आज कौन सा प्रहरी करेगा, उनको सारा चीज़। जैसे आज भी हाल में जैसे मोदी जी रहते हैं तो कौन सा सुरक्षा प्रहरी उनके सुरक्षा में तैनात रहेंगे, सारा कुछ व्यवस्था ही देखता है। रूपदर्शक कह रहा है ना। सिक्कों निरीक्षक होता था, तो ये भी ठीक। तो तीसरा, चौथा, पाँचवा मतलब 3 सही हैं, तो 20 सही है, ठीक। अब 29 और 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। उनतीस नंबर कह रहा, अशोक के किस बृहद शिलालेख में भेरी घोष को धर्मघोष से प्रतिस्थापित किया गया था? वनडे एग्जाम का बहुत ही मतलब छोटा क्वेश्चन है ना। तो इसमें होगा चौथा बृहद शिलालेख, ये छोड़ देता है। हाँ। फिर 32 नंबर में कह रहा है मौर्य काल में जो है कर राजस्व प्रणाली के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पिंडकर जो है ना गांवों के समूह पर लगाया जाता था। पिंडकर एक कर होता, टैक्स बोल रहा है। फलों पर जो है हिरण कर लगाया जाता था। कर नामक टैक्स का भुगतान केवल नगद में ही किया जाता था। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर चयन करना है, तो प्लीज करने का प्रयास कीजिए। तो इसमें देख सकते हैं पिंडकर जो है ये सही है। दूसरा, फलों पर हिरण कर लगाया जाता था। फलों पर ना हिरण कर जो है केवल जो है ना नगद में दिया जाने वाला कर होता था, है ना। ये इसमें होगा, तो ये गलत है। और कर टैक्स ये भी गलत है, ठीक। कर का जो है फलों और फूलों के लिए लिया जाता था। ये सर भी बहुत चालाक है, क्वेश्चन बनाने वाला पलट दिया है, ठीक। केवल एक सही है। अब हम देखेंगे 30 नंबर देखिए, 33 नंबर। अशोक के स्तंभों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। अधिकांशतः
स्तंभ रूप और आयाम के में समान है। ये स्तंभ बलुआ पत्थर से बने हैं। अधिकांशतः स्तंभ एकाश्म है ना। निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। तो देखो, जो अधिकांश स्तंभ रूप और आयाम में जो है ना ये समान लगते हैं और ये सभी बलुआ पत्थर से बने हैं, ये भी सही है। अधिकांश स्तंभ एकाश्म है ना। तो इसमें जो है तीनों ही सही है, तो सी सही है। ठीक। और इसके अलावा जो हमारा 33 नंबर का रहा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजा को धर्म प्रवर्तक माना जाता था। इसमें जो है केंद्र के सर्वोच्च पदाधिकारी को 18 अमात्यों के रूप में संदर्भित किया गया। तीर्थ सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी थे। उपरोक्त में से कितने कथन? केवल एक, केवल दो, सभी तीन। आपके पास टाइम है, कर लीजिए। कह रहा कौटिल्य का शास्त्र में है ना, तो राजा को धर्म प्रवर्तक माना जाता था, तो ये सही है। ठीक। राजा को धर्म प्रवर्तक मतलब सामाजिक आदेशों का प्रवर्तक माना जाता था, क्योंकि वो जो है राज शासन मतलब शाही आदेश जारी करता था और पौराणिक प्राकृतिक मतलब प्राचीन नियम और रीति रिवाज बनाए रखता था। और जो कह रहा है तीर्थ है ना, इसमें कह रहा है केंद्र के है ना इसमें केंद्र के सर्वोच्च अधिकारियों को 18 अमात्यों में संदर्भित किया जाता था। तो मतलब कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र उसके अनुसार जो है ना, जो 18 तीर्थों की बात कह रहा है, तो ये जो है ना अमात्य वाला पहले देख लेते हैं। अमात्य सर्वोच्च प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी होता था, तो अमात्य। ठीक। 18 अमात्यों नहीं, ये गलत है। इसके अलावा ये भी गलत है। तीर्थ सर्वोच्च प्रशासनिक अधिकारी प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारी थे, तो ये नहीं है। ठीक। तो बिल्कुल जो है इसमें ए सही है। और अगला क्वेश्चन है 34 और 37 नंबर। पहले हम इसको देख लेते हैं। 34 नंबर। अशोक के अभिलेख स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। पहला जल्दी जल्दी करने का प्रयास कीजिए। तो अशोक के अभिलेख स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए। स्थल कह रहा है सोपारा महाराष्ट्र में, सन्नति कर्नाटक, रूपनाथ उत्तराखंड, कलासी मध्य प्रदेश, टोपरा हरियाणा है ना। तो देखो, जो सोपारा महाराष्ट्र में कह रहा है ये तो सही है। नाला सोपारा वहाँ पे आज भी है, नाला सोपारा। सन्नति जो कर्नाटका में कह रहा है ये भी सही है। रूपनाथ जो कह रहा है उत्तराखंड में, तो ये रूपनाथ जो है ना यहाँ है ना। और कालसी जो है ये उत्तराखंड में है, तो ये दोनों हो गए हमारी तरफ से गलत। और टोपरा हरियाणा में है, ये हो गया सही। तो इस अनुसार पहला, दूसरा और पांचवा तीन सही हैं, तो बी सही है। ठीक। अब हमारा 37 नंबर क्वेश्चन है शक वंश के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शकों ने भारत में इंडो ग्रीक की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है नियंत्रण किया।
कर्दम वंश शक क्षत्रपों की एक और वंशावली है थी। रुद्रदामन प्रथम कर्दमकम वंश का संस्थापक था। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। प्लीज करने का प्रयास कीजिए। बहुत ही उत्तम क्वेश्चन है। तो चलिए देख लेते हैं। जो शक हैं वो शकों ने जो है भारत में इंडो ग्रीक की तुलना में बहुत बड़े क्षेत्र पर जो है नियंत्रण किया, ये सही है। शक जो है ना सिथियन थे, सिथियन वंश थे, खानाबदोश जनजाति लोग थे ये, है ना, जिन्होंने जो है भारत पर आक्रमण किया, जो है इंडो ग्रीक को उखाड़ फेंका यहाँ से। उन्होंने बैक्टीरिया और जो है ना भारत दोनों में यूनानी शासन का अंत किया और भारत में यूनानियों की तुलना में कहीं अधिक जो है बड़े क्षेत्र पर उन्होंने नियंत्रण किया। और शकों की जो है ना 5 प्रमुख शाखाएं जो है अफगानिस्तान, पंजाब, मथुरा, पश्चिम भारत और ऊपरी जो दक्कन है वहाँ पे स्थित थी, है ना, शासन कर रही थी। और दूसरा जो कह रहा है कर्दमक वंश जो है शको क्षत्रपों की एक वंशावली थी, तो बिल्कुल ये भी सही है। और जो है ना कर्दमक वंश शक क्षत्रपों की एक वंशावली थी, जिन्होंने जो है ना क्षहरात वंश के पतन के बाद जो है पश्चिम भारत पर जो है ना शासन किया। इसके अलावा तीसरा का रुद्रदामन प्रथम कर्दमक वंश का संस्थापक था, तो ये गलत है ना। कर्दमक वंश का जो संस्थापक रुद्रदामन प्रथम नहीं, बल्कि जो है ना इसमें जो चेष्ठाना लगभग जो है ना 120 ईस्वी में था। रुद्रदामन प्रथम जो है ना 130 से 150 ईस्वी में था। सभी शक क्षत्रप शासकों में सबसे जो प्रसिद्ध था। इनका जो शासन ना सिंध से आगे बढ़कर गुजरात, कोंकण, नर्मदा की तरफ मतलब बढ़ते चला गया, तो इस वजह से ये तीसरा गलत है। तो केवल पहला और दूसरा सही है, तो पहला दूसरा केवल ए इसमें है। 38 नंबर क्वेश्चन है और सामने आपके 35 नंबर क्वेश्चन है, दोनों ही करने का प्रयास कीजिए। और 39 नंबर भी है सामने, तीनों स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो तीनों देख लीजिए। पहले 35 नंबर देखिए, है ना। तो अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य काल के निःसृहदूत कौन था? व्यापारी का प्रभारी अधिकारी, बाजारों का अधीक्षक, पूर्णाधिकारी, राजदूत, है ना। तो पूर्णाधिकारी जो राजदूत था उसी को बोलते थे। ठीक, बाजारों का जो अधीक्षक होता था, है ना, उसको जो है संस्थाध्यक्ष बोलते थे। पौतवाध्यक्ष उसको बोलते थे, इसको जो मानकीकृत बाट और जो मापतौल का चीज़ करता था। अब जो 38 नंबर क्वेश्चन है ये देख लीजिए। 38 का कुषाण सम्राट कनिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने जो है शक युग की शुरुआत की, है ना, शक संवत भी चलाया था इसने। तीसरी बौद्ध संगति इसके जो है अधीन आयोजित की गई थी। उसने जो है घोष और चरक को संरक्षण दिया। पूर्व में से कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, है ना, बताओ। चलो देखते हैं। कुषाण सम्राट ने जो है शक संवत भी चलाया था 78 ईस्वी में, तो है ना, ये सही है, कैलेंडर था उनका। और तीसरी बौद्ध संगीत अशोक ने करवाई थी
अशोक मौर्य ने, है ना, तो ये गलत है। इसने चौथी बौद्ध संगीत करवाई थी, है ना। और उसकी अध्यक्षता जो है ना, ये कुंडलवन जम्मू कश्मीर में करवाया था, वसुमित्र इसकी अध्यक्षता किए थे चौथी बौद्ध संगीत की। और इसने जो है अश्वघोष और चरक को संरक्षण दिया, तो ये सही है ना। अश्वघोष एक जो है ना बौद्ध विद्वान थे, और है ना, और चरक जो है इन्हें जो है ना आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता था, तो इन दोनों को इन्होंने संरक्षण दिया था। तो इससे पहला तीसरा सही है, मतलब 2 इसमें सही होंगे। अब 39 नंबर, निम्नलिखित में से किस शासक ने शासन की छत्र प्रणाली की शुरुआत की? सुंग, इंडो ग्रीक, शक, कुषाण। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, ऐसा क्यों कर रहे हैं साहब, है ना। तो छत्र प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो कुषाणों ने की थी। कुषाणों ने जो है शासन की छत्र प्रणाली की शुरुआत की। इस प्रणाली के तहत जो है ना साम्राज्य को जो है कई क्षत्रपियों में विभाजित कर दिया जाता था। प्रत्येक क्षत्रपी एक छत्र होता था, वो शासन करता था। जैसे प्रांतों में मौर्यों ने बांट रखा था ना, वैसे ही ऐसे प्रशासनिक ढांचे में एक सामंती व्यवस्था को जन्म भी दिया, जिससे जो है मध्यम में जो है मदेशियाई विजेताओं के कई छोटे छोटे शासकों अपना जो है ना प्रभुत्व स्थापित करना। तो ये ठीक। अब 36वां क्वेश्चन है, उसको करने का प्रयास कीजिए। 40 नंबर, पहले 36 नंबर करिए। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। हरिशेर द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त की सैन्य उपलब्धियों के बारे में विवरण प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणों और अधिकारियों को भूमि अनुदान देने की प्रथा बढ़ गई। हाँ, ये तो। इसके अलावा गुप्त प्रशासन अत्यधिक विकेंद्रीकृत था, है ना, अत्यधिक केंद्रीकृत था, विकेंद्रीकृत नहीं, केंद्रीकृत था, तथा जो है स्थानीय प्राधिकारियों को बहुत कम शक्तियाँ दी गई थी। उपरोक्त में से कितने सही हैं? तो इसमें देख लेते हैं। तो हर्षेर द्वारा ये सही है ना। दूसरा कह रहा है गुप्त काल के दौरान ब्राह्मणों ये बहुत दान देना स्टार्ट कर दिया गया। यहीं से तो मंदिर का निर्माण वगैरह भी हो चलने लगा, है ना। और गुप्त प्रशासन अत्यधिक केंद्रीकृत था, तो यहाँ से विकेंद्रीकृत होना स्टार्ट हो गया था, तो ये गलत है। तो इस हिसाब से हमारा केवल जो है बी सही है। ठीक। इसके अलावा जो है जो 40 नंबर है वो देखिए, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वंश आधारित लोकप्रिय सभाओं का महत्व कम हो गया। इस काल के लोग, है ना, 4 प्रकार के मृत भांडों से परिचित थे। इसके अलावा तीसरा कह रहा है इस काल में 4 आश्रमों की अवधारणा अच्छी तरह स्थापित हो गई। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई नहीं। प्लीज़ जल्दी करने का प्रयास कीजिए। तो 40 नंबर हम देख लेते हैं। तो अगर वंश आधारित जो लोकप्रिय सभाओं को महत्व, ये सही है। और इस काल के लोग जो है 4 प्रकार के मृत भांडों से परिचित थे, ये भी सही है। इस काल में जो है 4 आश्रमों की अवधारणा को, ये भी है ना। आप लोग एशियंट हिस्ट्री हमने करवाया, उसको जाके देखेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा। ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन छूट जाएंगे। अब 41 और 43 नंबर क्वेश्चन है। यही 10 क्वेश्चन करवा के बंद करेंगे, उसके बाद कल करवाएंगे, है ना। 41 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत पर विदेशी शासन के प्रभाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंडो ग्रीक भारत में जो है सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक थे। दूसरा कह रहा है
ज्योतिष के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द हेरोस्कोप संस्कृत शब्द हेराशास्त्र से लिया गया। इंडो ग्रीक ने जो है भारत में हेलेनिस्टिक कला की जो है नई विशेषताओं को पेश किया, जिन्होंने गांधार कला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये देखना है। केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है, 2 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही है ना प्लीज़। तो चलिए देख लेते हैं। इंडो ग्रीक भारत में सोने के सिक्के जारी करने वाले पहले शासक है ना, तो सही है इसलिए क्योंकि इंडो ग्रीक विशेष रूप से राजा मिनांडर प्रथम द्वारा जो है भारत में सोने सिक्के जारी करने वाले पहले जो है शासक थे, जिन्होंने जो है शुरुआत लगभग जो है दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से हुई। यूनानी और खरोष्टी लिपि वाले इन सिक्कों पर देवताओं और ना शासकों के जो है चित्र अंकित थे और इनका उपयोग व्यापार और वाणिज्य के लिए किया जाता था। ठीक है। इसके अलावा ज्योतिष के लिए प्रयुक्त यूनानी शब्द हेरोस्कोप संस्कृत शब्द होरा शास्त्र से लिया गया, ये कह रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, क्योंकि जो ये मौर्य उत्तर जो शासक थे ना, उत्तर शासक जो भारतीय खगोल विज्ञान और ज्योतिष यूनानी परंपराओं से काफ़ी प्रभावित होता था। ऐसा माना जाता था कि जो ज्योतिष को संदर्भित करने वाला संस्कृत शब्द जो ना हेराशास्त्र यूनानी जो शब्द है हेरोस्कोप वहाँ से लिया गया है। ठीक। इसके अलावा तीसरा जो कह रहा है ये इंडो ग्रीक ने जो है भारत में हेलेनिस्टिक कला की जो है नई विशेषताओं को पेश किया, तो ये सही है, जिन्हें गांधार कला को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो ये सही होगा। ठीक। 43 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सातवाहन प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार किया। अधिकारी बताया और कार्य बताया, देख लीजिए। तो देखो महात्रक कह रहा है ना, तो पहला ही गलत है, क्योंकि महात्रक जो है एक दरबारी है जो है ना चैम्बरलेन मतलब अर्थात राजा या किसी कुलीन व्यक्ति की जो है निजी कक्ष का जो प्रभारी अधिकारी होता था उसको बोलते थे। ठीक, तो ये गलत। महातलवार कह रहा है, तो प्रांत के जो वायसराय वगैरह होते थे है ना सामंतीय गवर्नर, उसको बोलते थे, ये सही है, तो ये जो है सही होगा। इसके अलावा कोठारिका है ना, तो ये कोठारिका जो है गलत है। ठीक, राजा के निजी कक्ष का प्रभारी, ये गलत है। ठीक, कोठारिका जो है राजकोषीय गृह भंडार कोषाध्यक्ष या जो अधीक्षक, जो मतलब किसी उपज है ना जिसको सीता बोला जाता था है ना, इनका जो है वो करता था। ठीक, और पेनिया घारिका अब पेनिया घारिका जो कह रहा है ना, ये सही सम्मिलित है, क्योंकि जलघर को जो जलघर का जो प्रभारी व्यक्ति होता था उसको बोलते थे। ठीक, तो इस हिसाब से पहला और ये 2 सही हैं, 2 गलत हैं, ये गलत, ये गलत। हाँ 2 सही है तो बी। ठीक, 44 नंबर क्वेश्चन है, ये देख लो पहले, उसके बाद अगला देख लेना। सातवाहनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहन पहले जो है देशी भारतीय राजा थे जिन्होंने अपने सिक्के जारी किए जिन पर शासकों के चित्र अंकित थे। इसका दूसरा कह रहा है उन्होंने कड़वों को हराकर भारत है ना मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अपनी सत्ता स्थापित की। तीसरा कह रहा है उन्होंने ब्राह्मणवादी परंपरा और वैदिक धर्म को पुनः जीवंत किया और बढ़ावा दिया।
सातवाहन तो ऐसा काम करने में निपुण माने जाते थे। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये भी सही है, पहला इसका जो सही है, दूसरा भी सही है। सातवाहन यही सब काम करते थे। ठीक, 42वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। कथन एक कह रहा है सातवाहनों ने गौतमीपुत्र और वशिष्ठपुत्र जैसे मातृनामों का प्रयोग किया है, सही है। सातवाहन समाज जो है मुख्यतः मातृवंशी या मातृसत्तात्मक। उपयुक्त कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? करने का प्रयास कीजिए फटाक से, टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए देख ही लेते हैं फटाक से। 42 नंबर तो ये सही है, ये गलत है। क्योंकि देखो सातवाहन जो है ना, माता का नाम तो यूज करते थे, लेकिन जो सत्ता होती थी वो पितृसत्तात्मक होती थी। कभी भी वहाँ पे माता जो है कभी सत्ता में नहीं आई। ठीक, बस वो मातृ का नाम मतलब माताओं को सम्मान देते थे। तो इस अनुसार हम देखेंगे इसमें जो है ना कथन एक सही है, किंतु जो दूसरा गलत है। ठीक, ये सही है। इसके अलावा 45 नंबर क्वेश्चन है सातवाहन वंश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सातवाहनों की राजभाषा प्रकृत और लिपि ब्राह्मी थी। गाथा सतसई एक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना इस वंश के राजा हाल द्वारा की गई थी ना। उपयुक्त कथनों में से कौन सही? सही नहीं है, सही नहीं है देखना इसमें, तो सही नहीं को देखना। ठीक, करने का प्रयास कीजिए, कीजिए कीजिए प्रयास करने का। तो इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो सातवाहनों की राजभाषा ये है, ये ठीक है, ये गलत है। तो इसमें नहीं पूछा है, तो ये बी सही हो जाएगा। 46 और 49 नंबर, पहले 46 उसके बाद 49। कह दक्षिण भारत में महापाषाण काल या संस्कृत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है यह काल दक्षिण भारत में लौह उपयोग के पूर्ण विकास से चिन्हित है। दूसरा कह रहा है दक्षिण भारत में महापाषाण काल के बाद संगम युग आया। और तीसरा कह रहा है दक्षिण भारत में महापाषाण समाधान सिंधु गंगा के मैदानों में महापाषाण समाधानों की तुलना में काफ़ी कम है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, कोई नहीं। प्लीज़ जल्दी बताइए। 46 नंबर। दक्षिण भारत में संस्कृत के संदर्भ में यह काल दक्षिण भारत में के पूर्व विकास। तो चलिए देख लेते हैं 46 नंबर। तो इसमें जो है ना पहला जो ऑप्शन कर रहा है यह दक्षिण भारत के लौह उपयोग के पूर्ण विकास से चिन्हित है। तो हाँ दोस्तों ये सही है। दूसरा कह रहा है दक्षिण भारत में महापाषाण काल के बाद संगम युग आया, तो ये भी सही है। ठीक, उसके बाद दक्षिण भारत में महापाषाण समाधान सिंधु गंगा के मैदानों में महापाषाण समाधानों की तुलना में काफ़ी कम है, तो ये गलत है। सिंधु गंगा के मैदानों में जो महापाषाण कालीन समाधान दुर्लभ है, ये मुख्यतः जो है दक्षिण भारत में पाए जाते हैं। दक्षिण भारत के कुछ जो महापाषाण स्थलों में समाधान और निवास दोनों है ना, तो ये गलत है। तो इस अनुसार जो हमारा केवल जो है बी सही है। ठीक, इसके अनुसार 49वां नंबर देख लो। संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तमिल लोगों के जीवन में संस्कृति का वर्णन
करने वाले कथात्मक ग्रंथों को किलकनाकु कहा जाता है। तीसरा कहा तमिल लोगों के जीवन और संस्कृति का वर्णन करने वाले शिक्षाप्रद कार्यों को मेल कनकुन कहा जाता है। कनकु 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 कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा सही है वो देखना है, ठीक। सही पे निशान का लगाना है। 49 नंबर। संगम साहित्य के बारे में कह रहा है। तमिल लोगों के जीवन में संस्कृत का वर्णन करने वाले कथात्मक ग्रंथों को किलनाकु कहा जाता है, तो ये गलत है, ठीक। जो तमिल लोग हैं उनको ये ना किलनाकु नहीं, उनको जो है मेल कड़क्कू कहा जाता है, ठीक। और तमिल लोगों के जीवन और संस्कृति को जो मेल कड़क्कू कहा जाता है, ये कहा है, ये गलत है। ये कह रहा है जो मतलब इसको किलक्कड़ उल्टा उल्टा दोनों में पलट दिया बात। ये वाला इसमें का, ये वाला इसमें, तो ये दोनों ही गलत है, ये सही। अब 50वां नंबर क्वेश्चन है 47-48। 47-48। पहले आप 50वां नंबर कर लीजिए, उसके बाद 47। संगम युग के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पैटर्न के संदर्भ में निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। तिनैस विवरण। कुरिंजी पहाड़ी क्षेत्र, पलई आर्द्र भूमि, मुलई शुष्क क्षेत्र, मरुदम चारागाह भूमि, निटल समुद्री तट। सही सम्मिलित जो है उसको बताना है। मैं तो सोचा था खत्म हो गया, मैं बहुत चक्कर खा गया, मेरे साथ विश्वासघात हो गया। तो इसमें सिर्फ जो है ना 50 में सिर्फ 2 हैं, केवल 2 सही है, ठीक। अब वो आप ढूंढ के ले आएंगी कौन कौन सा सही है। मैं देखता हूँ, आप लोग को भी थोड़ा सा काम दे देता हूँ कल के लिए। और संगम युग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रारंभिक संगम युग है ना, कह रहा है प्रारंभिक संगम ग्रंथ गंगा और सोन नदी से परिचित है। दूसरा कह रहा है संगम शब्द तमिल कवियों की एक सभा या बैठक को संदर्भित करता है। तीसरा कह रहा है संगम साहित्य मुख्य रूप से भगवान विष्णु की प्रार्थनाओं का संग्रह है। चौथा कह रहा है अगत्यम तमिल व्याकरण का पर जो है पहली ज्ञात पुस्तक थी। उपयुक्त कथनों में से सही कथन कौन से हैं? तो चलिए देख लेते हैं। तो प्रारंभिक जो मतलब है ना, प्रारंभिक संगम ग्रंथ गंगा और सोन नदियों के साथ जो है मगध साम्राज्य की राजधानी जो पाटलिपुत्र है ना वहाँ, तो ये सही है, ठीक। और दूसरा कह रहा है संगम शब्द जो है तमिल कवियों की एक, ये भी सही है, ठीक। इसके बाद तीसरा जो कह रहा है संगम साहित्य मुख्य रूप से भगवान विष्णु की, तो मुख्य रूप से ना संगम साहित्य मुख्यतः जो है धर्मनिरपेक्ष है ना, ठीक। और इसके अलावा चौथा जो कह रहा है अगत्यम तमिल व्याकरण एक पहली पुस्तक थी,
तो अगर तीयम तमिल व्याकरण पहली ज्ञात पुस्तक थी, इसकी रचना जो ना अख्तियार ने की थी, एक अख्तियार थे, उन्होंने किया था। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, इसमें से केवल सी सही है। एक 48 नंबर क्वेश्चन है, देख लेना। ये निम्नलिखित में से कौन सा संगम साहित्यकार तमिलनाडु पांचवा वेद माना जाता है ना? तिरुकुल्लुरल, शिल्पाधिकारम, मणिमेखलय, तोलकाप्पियम, है ना? इसमें बताओ कौन सा सही है। कौन सा संगम साहित्यकार तमिलनाडु का पांचवा वेद माना जाता है? तो पांचवा वेद किसको माना जाता है ना? तिरुकुल्लुरल को माना जाता है। ठीक है, अब 50 तो क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक डालने पे सगुन हो जाता, तो एक और कर देते 51 नंबर, उसके बाद छोड़ देंगे, है ना? तो कह रहा गुप्त राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरिशेन चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त ने जो है ना, कुषाणों से मथुरा पर विजय प्राप्त की, और समुद्रगुप्त के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाह्यान, है ना, भारत आया। तो अभी हमने देखा था समुद्रगुप्त के समय में नहीं आया था। वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, तो ये गलत होगा। और ये जो समुद्रगुप्त ने जो कुषाणों से मथुरा पर विजय प्राप्त किया, समुद्रगुप्त नहीं, कहाँ से पाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो कुषाणों को हराया था, है ना? इसके अलावा हरिशेन चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबारी का, तो हरिशेन चंद्रगुप्त द्वितीय का नहीं था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिशेन था, है ना? तो कोई नहीं सही है। ठीक, अब हम पार्ट 2 में इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। अभी तक जितना भी हमने करवाया है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।